नमस्कार। आज हम एक होम्योपैथिक दवा पर गहराई से बात करने वाले हैं, एंटीमोनियम टाटारिकम। इसे टाटर एमेटिक भी कहते हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो एंटीमोनियम टाटारिकम प्रमुख लक्षण और उपयोग इस स्रोत से है, तो कोशिश रहेगी कि इसके जो मुख्य लक्षण हैं और इस्तेमाल है उन्हें समझें। बिल्कुल। एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेमेडी है ये। तो शुरुआत करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये दवा उन लोगों के लिए ज़्यादा कारगर है जिनका शरीर मतलब नमी से ज़्यादा प्रभावित होता है। वो हाइड्रोजनॉइड वाली बात। हाँ, हाइड्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जिनकी तकलीफें नम मौसम में, बारिश में या सीलन वाली जगहों पर बढ़ जाती हैं। ये एक बेस लाइन है। अच्छा। और देखिए, इसका एक मानसिक लक्षण बड़ा दिलचस्प है। जो बच्चा होता है वो एकदम चिपका रहता है, गोद में ही रहना चाहेगा, और अगर कोई उसे छूने की कोशिश करे, मान लीजिए नब्ज देखनी हो, तो रोने लगता है। अच्छा। ये तो एंटीमोनियम क्रूडम जैसा भी कुछ है। हाँ, कुछ समानता है, लेकिन एंटार्ट में ये शायद ज्यादा देखने को मिलता है, खासकर बीमारी की हालत में। और शारीरिक तौर पर एक चीज जो मैंने पढ़ी थी वो है बहुत ज्यादा नींद आना, मतलब लगभग हर तकलीफ के साथ। हाँ बिल्कुल, उनींदापन, सोने की जबरदस्त इच्छा, ये नक्स मॉस्केटा या ओपियम में भी है, लेकिन एंटार्ट में ये अक्सर सांस की तकलीफ के साथ जुड़ा होता है। अच्छा, ये फर्क है। जी। और एक और खास बात है, वो सीलन वाली जगहों से होने वाली बीमारियां। हाँ, आपने जिक्र किया था, आर्सेनिकम या टेरेबिंथिना जैसी दवाओं की याद दिलाता है ना? सही। पर सबका अपना अपना दायरा है, अपने अपने लक्षण हैं। ठीक है। चेहरे पर भी कुछ खास दिखता है क्या, जैसे रंग बदलना? हाँ, चेहरा ठंडा पड़ सकता है, नीलापन लिए हुए या पीला सा, और साथ में ठंडा पसीना। ठंडा पसीना, जी। ये टबैकम में भी सुना है। बिल्कुल, टबाकम में भी ये लक्षण प्रमुख है। और मुंह के अंदर की बात करें तो जीभ पर एक मोटी सफेद परत होती है, जैसे फफूंदी जैसी। जी। कभी कभी उसमें लाल दाने या किनारे दिखते हैं। ओके। और एक अनोखी इच्छा होती है सेब खाने की। सेब, ये तो काफी स्पेसिफिक है। हाँ, ये इसका एक कह सकते हैं की नोट है। जैसे एलो में एसिड या अचार की इच्छा होती है, वैसे इसमें सेब की। अच्छा, अब पाचन पर आते हैं। उल्टी का भी जिक्र आता है इसमें। हाँ, और ये बहुत खास है। उल्टी किसी भी पोजीशन में हो सकती है, लेकिन दाहिनी करवट लेटने पर शायद थोड़ी राहत मिले। मतलब लेटने पर भी उल्टी? हाँ, और उल्टी के बाद बहुत ज्यादा कमजोरी, सुस्ती, नींद आना, इतनी उल्टी कि मरीज लगभग बेहोश हो जाए। ओह। हैजे जैसी स्थिति में भी जब बहुत दस्त हो, ठंडा पसीना हो, तब भी ये काम आ सकती है। विराट्रम एल्बम के साथ सोची जाती है। अब सबसे अहम बात, श्वसन तंत्र, सांस की तकलीफ। बिल्कुल, ये इसका कह सकते हैं मुख्य कार्यक्षेत्र है। ये दवा न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पर असर करके सांस और सर्कुलेशन को धीमा करती है। और इसका सबसे बड़ा लक्षण? वो है छाती में बलगम की घरघराहट। घरघराहट? हाँ, रैटलिंग साउंड। हाँ। खांसने पर लगता है कि पूरी छाती बलगम से भरी है, पर खांसकर कुछ निकलता नहीं। ये तो बहुत तकलीफ देता होगा। बहुत ज्यादा। इसी वजह से ये एस्फिक्सिया यानी दम घुटने वाली स्थितियों में बहुत उपयोगी है। जैसे कि? जैसे डूबने के बाद की हालत, या फेफड़ों में बहुत ज्यादा बलगम जमा हो जाए, या फेफड़ों के लकवे का डर हो, नवजात शिशु को जन्म के समय सांस ना आए, बच्चा पीला पड़ जाए। ओ, न्यूनेटल एस्फिक्सिया में भी? हाँ बिल्कुल। यहाँ तक कि डेथ रैटल यानी आखिरी समय की जो घरघराहट होती है, उसमें भी इसका जिक्र आता है। और निमोनिया में? आपने कहा था दाहिने फेफड़े का। हाँ, खासकर दाहिने फेफड़े का निमोनिया। और अगर साथ में पीलिया भी हो तो ये एक मजबूत संकेत है एंटार्ट का। और मौसम का असर, आपने नमी की बात की थी शुरू में। जी। वसंत और पतझड़ में जब नम मौसम आता है तो बच्चों की खांसी अक्सर बढ़ जाती है। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है इस मामले में। और आराम कैसे मिलता है? आराम मिलता है ठंडी खुली हवा में, सीधे बैठने पर। अच्छा। बलगम अगर निकल जाए तो बहुत राहत मिलती है, और दाहिनी करवट लेटने पर। दाहिनी करवट, ये टैबकम में भी था ना? हाँ, टैबकम में भी दाहिनी करवट लेटने से आराम मिलता है। अब ये भी जानना चाहेंगी कि ये किन दूसरी दवाओं से मिलती है और फर्क क्या है, जैसे लाइकोपोडियम, वेरेट्रम, इपिकाक्वाना। हाँ, ये तुलना जरूरी है। देखिए, लाइकोपोडियम में भी सांस की तकलीफ होती है, पर उसमें नाक के नथुने ज्यादा फड़कते हैं। एंटार्ट में नथुने फैले हुए से दिखते हैं। अच्छा। वेराट्रम में भी उल्टी, दस्त, ठंडक है, पर एंटार्ट में सांस की घरघराहट और उनीदापन ज्यादा मार्क्ड होता है। और इपेक्वाना, उसमें भी तो बलगम और मतली होती है। हाँ, होती है, लेकिन इपेकाक्वाना में लगातार मतली रहती है और उल्टी से थोड़ी राहत मिलती है। एंटार्ट में उनीदापन, सांस रुकने का भाव ज्यादा होता है, और उल्टी से उतनी राहत नहीं मिलती। समझ गए। और इसे दूसरी दवाओं के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं, मतलब
कब इसके बारे में सोचना चाहिए? जैसे मान लीजिए इपिकेक्वाना दी गई, पर मरीज और सुस्त हो गया, खांसी कम हो गई, ऐसा लगा फेफड़े काम नहीं कर रहे, तब एंटार्ड बहुत अच्छा काम कर सकती है। ओके। कभी-कभी वैक्सीनेशन के बुरे असर में भी अगर थूजा से फायदा न हो, तब इसे सोच सकते हैं। या दबे हुए गुनूरिया में पल्सेटिला के बाद। बच्चों के बारे में एक बात और थी, अगर एंटैट के लक्षण दिख रहे हैं पर दवा असर नहीं कर रही? हाँ, ऐसा होता है कभी-कभी। ऐसे बच्चों को अक्सर हेपरसल्फ की जरूरत पड़ जाती है, खासकर खांसी अगर ठीक ना हो रही हो। अच्छा। हेपरसल्फ मदद करता है बलगम को निकालने में। तो कुल मिलाकर हमने एंटीमोनियम टाटैरिकम के कई पहलू देखे, इसके खास लक्षण, इसकी मोडालिटीज और दूसरी दवाओं से इसका क्या रिश्ता है। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक ही दवा इतने अलग-अलग स्तरों पर काम करती है। कहाँ वो बच्चे का चिपकना एक मानसिक लक्षण और कहाँ वो फेफड़ों में गंभीर बलगम का जमाव। हाँ, और कैसे बाहरी चीजें जैसे मौसम या सीलन वाली जगह भी इसमें भूमिका निभाती हैं। सही कहा। ये दिखाता है कि शरीर कैसे एक पूरी इकाई के तौर पर काम करता है और बाहरी और अंदरूनी चीजें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हैं। बड़ा ही जटिल और दिलचस्प है ये सब।